नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपने घर पर स्वस्थ हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम पिछली क्लासों में देख रहे थे और हमने संविधान का भाग 4 क तक पढ़ लिया था, यानी कि मूल कर्तव्य तक हमारा संविधान के पिछला सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। उससे आगे अपने प्रारंभ करते हैं और ये जो भाग है ये आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है उसकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एरिया क्या होता है, कवर किया जाता है। यानी कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मान लो कि लगभग 50-60% पार्ट इसी में से लगभग आता है। तो आज इस पर चर्चा करते हैं, तो इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश आज करते हैं और फिर एक एक टॉपिक को हम डिटेल से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू लेते हैं, एक पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण संविधान का भाग 5 और जिसे कहा जाता है संघ सरकार। संघ सरकार सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान का सबसे मेजर पार्ट इसी से क्या होता है, कवर किया जाता है। तो इस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, जब हम संविधान के भाग 5 की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो मैंने कहा सरकार अनुच्छेद 51 तक पढ़ लिया था हमने। 52 से लेकर 151 तक आपको केवल और केवल भारत का संविधान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मिलेगा, जो लगभग 100 अनुच्छेदों को आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, संघ सरकार की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम सरकार की बात करेंगे तो एक चीज स्पष्ट रखिएगा कि उस सरकार की क्या स्थिति है। उस सरकार में सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण अंग सरकार का कार्यपालिका। उसके बाद जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसको कहा जाता है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की बात करते हैं, व्यवस्थापिका की, एजुकेटिव की बात करते हैं, कार्यपालिका की, और साथ साथ में फिर लास्ट में तीसरा और अंतिम भाग जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसे कहा जाता है न्यायपालिका, जुडिशरी। ये संविधान के 3 या फिर हम संघ सरकार के 3 अंग, और या फिर कहते हैं कि सारा संविधान इन्हीं 3 पिलर्स पर है। इसके अलावा फोर्थ जो पिलर होता है जिसे हम मीडिया या प्रेस के कहा जाता है, तो पूरा का पूरा जो मुख्य चीज है वो इन तीनों पर टिकी हुई है। किस पर? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका का मतलब किसी कार्य को क्रियान्वित करना। व्यवस्थापिका का मतलब उस कानून को बनाना। पहला काम कानून को बनाना, दूसरा काम उसको लागू करना, क्रियान्वित करना, और तीसरा उस बने हुए कानून को प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। ये तीनों के तीनों काम तीनों के अलग अलग हैं, तीनों की सेपरेट पावर है, पावर ऑफ सेपरेशन है, पृथक्करण है। तीन अपने अपने कार्य के लिए अलग अलग 3 व्यवस्थाएं बनाई गई हैं भारतीय संविधान में। ध्यान रखिएगा इसमें। अब जब भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कार्यपालिका का मतलब क्या है। मैंने आपको कहा कार्यपालिका का मतलब कार्य करने वाली, कार्य करने वाली पालिका, पहली चीज। अब कार्य करेगा कौन? तो देखिए 3 प्रकार की कार्यपालिका आपको सामान्य तौर पर मिलती है। एक मिलती है जिसे हम कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग गया कि नाम मात्र की कार्यपालिका की बात हो रही है। दूसरी हम बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका नाम से पता लग गया होगा, जिसके पास वास्तव में पावर है, जो पावर का वास्तविक रूप से उपयोग करती है। और तीसरी आपको देखने को मिलेगी स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका
स्थायी कार्यपालिका। अब ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की हमको कार्यपालिका मिलती है। एक ऐसी नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी कि जिसके पास केवल नाम मात्र है, और दूसरा वास्तविक रूप से जिसके पास वास्तव में उस पावर का प्रयोग करने की क्षमता है, और तीसरा स्थायी कार्यपालिका। नाम से पता लग गया होगा, सरकार कोई सी भी आए, एक स्थायी रूप से हमेशा रहने वाली कार्यपालिका। ठीक है, अब ये नाम मात्र की जो कार्यपालिका है, इसे संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। यानी कि ऐसी कार्यपालिका जिसका प्रमुख कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। और संवैधानिक प्रमुख की जब हम बात करेंगे तो हमें एक नाम याद आएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यह ध्यान रखिएगा कि नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का मतलब सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, या फिर हम उसे कहते हैं सरकार का मुखिया। एक देसी भाषा में शब्द यूज में लेते हैं ना, मुखिया जी आगे, मुखिया, वही सरकार का प्रमुख। और एक चीज ध्यान रखने का, कौन होगा? प्रधानमंत्री। एक और नाम से इसे जान सकते हैं, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज एक साथ ही आएंगे। जो प्रधानमंत्री होता है बाय डिफॉल्ट ध्यान रखिएगा, वो राजनीतिक प्रमुख भी होता है। दूसरा जो प्रधानमंत्री होगा वो और क्या हो सकता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, यानी कि जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगा जिस दल का, उसी का जो मुखिया होगा, जो प्रमुख होगा, वही क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका का। तो इसका मतलब जो क्या रहेगी? वास्तविक कार्यपालिका। एक तरीके से वास्तविक तो उस प्रधानमंत्री के साथ लगेगा, लेकिन वास्तविक साथ कौन कौन सी? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही का प्रमुख, यानी कि सीनियर आईसीएस, सीनियर सीनियर आईएएस अधिकारी। एक तरीके से पद का नाम अगर बात करें तो कैबिनेट सचिव। सर्वोच्च आईएएस अधिकारी होगा वो कैबिनेट सचिव होगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। तो कार्यपालिका मुख्य रूप से 3 प्रकार की। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के माध्यम से राष्ट्रपति, क्योंकि सारी पावर हमारे संविधान में किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। तो संवैधानिक प्रमुख या देश का प्रथम नागरिक के तौर पर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात करते हैं सरकार का प्रमुख। तो सरकार का प्रमुख या राजनीतिक प्रमुख के तौर पर कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्यों? राष्ट्रपति को जो भी पावर्स दी गई हैं उसका व्यवहारिक रूप से उपयोग कोई व्यक्ति करता है तो वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री, और साथ साथ में उसकी मंत्री परिषद। यही राष्ट्रपति की व्यवहारिक शक्तियों का जो प्रैक्टिकल है, उस शक्तियों का वो प्रयोग में लेने वाली। तीसरा स्थायी कार्यपालिका, सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हमेशा रहेगा जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए। तो इसलिए इसको एक तरीके से स्थायी माना गया। वास्तविक इसलिए कह रहे हैं कि पीछे से काम यही करती है। आगे से आपको राजनीतिक प्रमुख दिखाई देगा, लेकिन पीछे से सरकार का जो मस्तिष्क है, वास्तविक रूप से सरकार का क्या होगा? मस्तिष्क से। ध्यान रखिएगा, सरकार का ब्रेन, सोचने की क्षमता, कार्य करने के पीछे की प्लानिंग, योजना, वो यही करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। समझ में आ गया? और सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट जो होगा, आईएएस जो सीनियर होगा, सबसे मोस्ट, वो सबसे बड़े पद पर बैठा होगा, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी बता देता हूं इसके बारे में कौन कौन क्या क्या है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 3 तरह की कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी। तीनों को आपको पढ़ना है, और मुख्यतः इन 2 को तो आपको विशेष तौर पर पढ़ना है।
ठीक है। अब 52 से जब हमने बात करी थी तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, कार्यपालिका का मतलब आर्टिकल 52 से, कहां से, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आपको कार्यपालिका देखने को मिलेगी। ठीक है, 52 से 78 तक आपको कार्यपालिका मिलेगी। अब बात करें किसकी, व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण। पहली चीज, जब कानून का निर्माण करेगा तो कौन करेगी, कानून का निर्माण संसद करेगी। और संसद को क्या कहा जाता है, संसद हम किसे कहेंगे, संसद हम उसे कहेंगे जिसमें 2 सदन हो, एक राज्यसभा और एक साथ में लोकसभा। एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जहां पर 2 सदन आपको देखने को मिलेंगे वो व्यवस्था पार्लियामेंट सिस्टम कहलाती है। भारत में एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत में संसद का मतलब राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा। बाकी पार्लियामेंट का बेसिक तौर पर बात करें तो पार्लियामेंट का मतलब होता है 2 सदन होंगे, सदन के ऊपर एक व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति कौन होगा, राष्ट्रपति है भारत के अंदर, और सदन क्या होंगे, एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, संसदात्मक व्यवस्था। आर्टिकल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 79 में संसद की बात कही गई है। किसमें, 79 में। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात कही गई है। ध्यान रखिएगा। अपर हाउस कहा जाता है, इसे लोअर हाउस कहा जाता है। पहली चीज ध्यान रखिएगा। तो कानून बनाने का मतलब क्या होगा, राज्यसभा कोई भी जो कानून, क्यों कह रहे हैं, कोई भी बिल जो कैबिनेट के द्वारा भेजा जाएगा उस बिल पर यहां चर्चा होगी, किसी भी सदन में रखा जाएगा, उसमें साधारण चर्चा होगी, फिर उसके बाद वोटिंग होगा, आवश्यकता होगी, उसको पास कराया जाएगा। दोनों सदनों से बिल पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा वो कानून का भाग बन जाएगा और न्यायपालिका उसे क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी। तो इनका काम है कानून का निर्माण करना। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस। अब अपर हाउस और लोअर हाउस क्यों कह रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। एक चीज तो ये कि ये अनिश्चित है, अनिश्चित कार्यकाल है। सामान्य तौर पर हमने कार्यकाल बता रखा है कितना, 5 वर्ष। लेकिन एक रिकमेंड कर रखी है कि बहुमत नहीं है तो वो सदन नहीं चल पाएगा। तो बहुमत अगर पहले गिर गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो आपकी लोकसभा भंग हो जाएगी। तो एक तरीके से कभी भी क्या हो, अनिश्चितता बनी रहती है। यह निश्चित है, जब निश्चित होता है तो इसे कहा जाता है स्थायी सदन, और यह निश्चित होता है तो इसे क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन। यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब निश्चित स्थायी ये व्यवस्था क्यों की गई उसको भी समझ लीजिए। ये तो अस्थायी है, अनिश्चित है। कभी भी देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ गई कि उस समय कोई आक्रमण हो गया या युद्ध हो गया और हमें पता लगा हमारी लोकसभा भंग हो गई, उस समय लोकसभा भंग है, तो अब क्या किया जाए, कोई ना कोई सदन तो रहना चाहिए। तो एक परमानेंट सदन आपके पास हमेशा रहेगा, चाहे ये रहे या ना रहे, उस समय हो समय में, उस समय ना हो, लेकिन ये परमानेंट रहेगा। तो ये निर्णय उस समय लिया जाएगा। इसलिए एक को हमेशा इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ गया। परमानेंट हाउस इसलिए बनाया गया, कभी भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए उस समय आपकी लोकसभा ना हो तो कोई एक सदन तो पार्लियामेंट का हो, और वो सदन कौन सा है, स्थायी सदन के तौर पर किसको माना जाता है, राज्यसभा को। समझ में आ गई, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर फिर और चर्चा कर लेते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक इसके अंदर आएंगे पदाधिकारी। पदाधिकारी को आपको याद रखना है,
89 से आपके शुरुआत देखने को मिलेगी। 97 तक आपको लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा संसद सदस्य, मंत्री, उनके विशेषाधिकार देखने को मिलेंगे। उनके विशेषाधिकार आपको देखने को मिलेंगे। 105 में आपको विशेषाधिकार देखने को मिलेंगे। उसके अलावा संसद का सचिवालय आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी कार्य हैं, संसद के कार्य आपको देखने को मिलेंगे। वित्तीय कार्य आपको देखने को मिलेंगे और विधायी कार्य आपको देखने को मिलेंगे। विधायी कार्य में ही आपको एक आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल 1, 2, 3। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वित्तीय कार्य में आपको एक आर्टिकल 110 मिलेगा, 112 देखने को मिलेगा। धन के बारे में और आपके बजट के बारे में ये कुछ चीजें आपको इसी के अंदर दिखाई देंगी। तो व्यवस्थापिका मुख्य रूप से कहां से शुरुआत है? 79 से लेकर 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आगे चर्चा इस पर हम करेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। 52 से 78 तक हमारी कार्यपालिका है, 79 से 123 तक हमारा लेजिस्लेचर है, और उसके बाद आपको बात देखने को मिलेगी क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का रक्षक, संविधान का संरक्षक, कानून का संरक्षक, जो भी कानून बनाएगी उसको प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, बात करें आर्टिकल को लेकर तो देखिए 124 में आपको और 147 तक आपको क्या देखने को मिलेगा? यही देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय की क्या व्यवस्था, उसमें भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल मोटे मोटे दो याद रखें, 2-3, 129, 131, 132 और आर्टिकल 143। ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लास्ट में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये हमने 147 तक बात करी, लेकिन हमने कहा था 151 तक। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, एक अधिकारी होता है जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है। महालेखा परीक्षक, ध्यान रखिएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 से 151। बता देता हूं अभी थोड़ा सा। एक अधिकारी आपको यहां देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। यहां पर (76) महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, एजी। तो दो अधिकारी आपको ध्यान रखने हमेशा एग्जाम में, कौन कौन से? एक तो एजी और एक सीएजी। पदाधिकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू मिला आपको पूरे के पूरे। जब हम संघ सरकार का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए हम कैसे क्या पढ़ रहे हैं। भाग 5 संघ सरकार की बात कर रहा है। संघ सरकार में 3 चीजें आएंगी, कार्यपालिका, एजुकेटिव,
व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर और साथ साथ में न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तीनों की अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, अलग अलग काम करने। एक का काम है जो कानून बना है उस कानून को कैसे एजुकेट किया जाए, लागू किया जाए। एक का काम है कानून का निर्माण करना, उसमें सारी निर्माण की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। तीसरा है वो जो कानून बन गया उसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन दी जाए। तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले कार्यपालिका की, तो कार्य करने वाली कौन सी? अब कार्य करने वाला हमारे संविधान में कार्यपालिका की दो व्यवस्थाएं हैं। तीसरी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है जो आपको दिमाग में हमेशा रहे, नाम मात्र कार्यपालिका। नाम मात्र का मतलब संविधान में सारी की सारी पावर्स किसको दे रखी हैं? राष्ट्रपति को दे रखी हैं। लेकिन यह कहा गया कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधिनिस्थों के माध्यम से करेगा, अधिनिस्थ सबॉर्डिनेटर के माध्यम से करेगा। और वो सबॉर्डिनेटर कौन है? वो सबॉर्डिनेटर है पीएम और उसकी कैबिनेट। समझ में आ गई बात? समझ, तो मंत्री परिषद। तो जो शक्तियां राष्ट्रपति को दे रखी है, राष्ट्रपति उन शक्तियों के प्रयोग का माध्यम कौन होंगे? ये होंगे, यानी कि वास्तविक रूप से शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा व्यवहार में? वो किया जाएगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के माध्यम से। इसलिए उसको राजनीतिक प्रमुख, लोकसभा में बहुमत दल का नेता या सरकार का प्रमुख या मुखिया के रूप में उसको जाना जाता है। यहां पर जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है, संवैधानिक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 52 से शुरुआत होती है, ठीक है। और ये व्यवस्था चलती है इसके अंदर वास्तविक रूप से तो 52 से लेकर 62 तक चलेगी। उसके बाद क्या हो जाता है? उपराष्ट्रपति आ जाता है। कौन सा? उसके बाद उपराष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा, आगे चलकर बताऊंगा उपराष्ट्रपति का क्या है, 63 से लेकर 70 तक। और फिर उसके बाद दो आर्टिकल बचते हैं, एक 71 और एक 72 और 73। ये थोड़ा सा ध्यान हो रखना, आगे चल के बात करेंगे। और 74 से आपके ये शुरुआत हो जाती है, 74 से लेकर 78 तक। आप ओ इसको डिफाइन कर सकते हो और खोल सकते हो, उसको खोलना जितना था। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका के रूप में तो स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका के रूप में माना जाता है। यानी कि सरकार चली जाए लेकिन वो अपनी उम्र तक, जहां तक उनको दे रखी है वहां तक वो क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो यहां पर ये ध्यान रखना, प्रमुख के तौर पर आज की तारीख में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आपको पीएम के तौर पर कौन है? नरेंद्र मोदी। और साथ साथ में कैबिनेट सचिव के तौर पर कौन है? तो राजीव गौबा का नाम आपको सुनाई देगा, याद रखिएगा, राजीव गौबा कैबिनेट सचिव। और क्यों है इंपॉर्टेंट, क्या है कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया है लेकिन 3 बार इनको एक्सटेंशन दिया गया है। अभी 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दिया गया, यानी कि तीसरा एक्सटेंशन राजीव गौबा को दिया गया है। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है आज की तारीख में सरकार के लिए राजीव गौबा। ध्यान रखिए, मस्तिष्क है पीछे से पीछे, सारी जो काम करने की विधि है, जो मस्तिष्क का इस्तेमाल, वो यही ब्यूरोक्रेट्स करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें महान्यायवादी की 76 पर, तो ध्यान रखिएगा, दो व्यक्ति आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति कौन सा होगा? एक व्यक्ति, देखो जब कंपनी खोलते हो तो कंपनी के लिए दो व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। एक उसको कानूनी सलाह देता है और उसके खातों की जांच करता है। कोई कंपनी आप खोलो तो एक तो सीए कहते हो ना आप, चार्टर अकाउंटेंट, और एक को कहते हो लीगल एडवाइजर, जो कंपनी को कानूनी सलाह देगा। दो व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही सरकार में भी दो पद होते हैं। एक होता है महान्यायवादी, जो सरकार को कानूनी सलाह देता है। सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकार माना जाता है, जो सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखता है। समझ में आ गया? वो व्यक्ति की बात करते हो। और एक आप बात करें सीएजी की, जी हटा दो, सीए क्या काम करता है? सेम वही काम सीएजी करता है। पूरे देश के अंदर जितने भी अकाउंट्स है भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के, उन सब के खातों की, अकाउंट की ऑडिट करने का काम इसके पास होता है। तो एक अकाउंट का काम करता है और एक कानूनी सलाह देता है। हर कंपनी में भी यही होता है, देश में भी यही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद व्यवस्थापिका, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। एक लोकसभा वो जिसमें हम डायरेक्ट जनता को चुनकर भेजते हैं, प्रतिनिधि हम चुनेंगे और वो प्रतिनिधि जाकर यहां बैठेंगे और वही व्यक्ति अपना किसी का नेता चुनेंगे और वही नेता क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री कहलाएगा। इस सदन में आपको क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। दूसरा राज्यसभा, इसमें हम डायरेक्ट तौर पर प्रतिनिधि चुनते नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष सदन हो गया। जनता को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं उनको चुनने का अधिकार एमएलए को होता है, जनता उसको नहीं चुनती। इसलिए स्थायी कार्यपालिका है, डायरेक्ट सदन नहीं है, इनडायरेक्ट सदन है। ये डायरेक्ट सदन है, यही सरकार बनाता है, ये सरकार नहीं बनाता। लेकिन इसके बिना
कानून नहीं बनेगा, कानून दोनों की सहमति से ही बनेगा, इसलिए बहुमत दोनों को दोनों जगह चाहिए। तीसरा, न्यायपालिका। न्यायपालिका काम आपको पता ही है, कोर्ट का आज की तारीख में कोर्ट लगातार हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। आपको पता है कि चाहे याचिका लगे ना लगे संज्ञान ले लेता है। तो आजकल प्रोएक्टिव आपको दिखाई देगी क्या जुडिशरी। तो ये तीनों चीजें आपको पता होंगी, इनके बारे में अब अगली क्लास जो होगी वो यहां से हम प्रारंभ करेंगे। कहां से? कार्यपालिका से। और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन दिखाई देगा आपको? राष्ट्रपति दिखाई देगा। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो राष्ट्रपति का मिलेगा। राष्ट्रपति की खूब डिटेल्स हम एक एक चीज को पढ़कर खोलकर पढ़ेंगे, जिससे हमें दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक ओवरव्यू था, इसको देखिएगा, इसको एक दो बार मनन कीजिएगा और पढ़िएगा, तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा एक खाका तैयार हो जाएगा। जब वो चीज तैयार हो जाती है तो उसको पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। समझ में आ गया? अब जब मैं अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको ये राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में होगा कि आप कार्यपालिका की बात करें, और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। तो वहां से हम शुरुआत करेंगे और लास्ट में यहां तक जाएंगे। कहां तक? 151 तक। 752 से शुरुआत होगी और 151 तक हम हर आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा इसको, ये क्लास को एक ओवरव्यू लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत आवश्यकता है। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।